नमस्कार। आज हम रणथंबोर और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। रणथंबोर जयपुर से दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थित है। यहाँ का विशाल दुर्ग एक पथरीले पठार पर, जो कि समुद्र की सतह से लगभग 1578 फुट की ऊंचाई पर है, बसा हुआ है। दुर्ग के चारों ओर सघन जंगल से आच्छादित पहाड़ियाँ फैली हुई है। सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन से उत्तर पूर्व में लगभग 5-6 मील की यात्रा करने के बाद दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार यह दिल्ली से 2 सप्ताह की यात्रा की दूरी पर स्थित था और परिधि में 3 कोस यानी कि 6 मील के आसपास लंबी एक ठोस दीवार से घिरा था। सैनिक तथा सामरिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए अथवा उस पर आक्रमण करने के लिए इस दुर्ग का अत्यधिक महत्व था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज से अजमेर लेकर उसे रणथंबोर का छोटा सा राज्य प्रदान किया था। गोविंदराज ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी बल्लन देव ने प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित की थी और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया, परंतु बाद में बल्लन देव के व्यवहार में अंतर आ गया और वह दिल्ली सल्तनत की अवज्ञा करने लग गया। इसलिए 1226 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश को उसके विरुद्ध अभियान करना पड़ा। बल्लन देव जंगलों में भाग गया और रणथंबोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने दुर्ग की रक्षा के लिए अपने अधिकारी एवं सैनिक नियुक्त किए और वापस दिल्ली लौट गया। उसके लौटते ही चौहान सरदारों ने रणथंबोर के आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु वे रणथंबोर का दुर्ग नहीं जीत पाए। उस पर मुसलमानों का ही अधिकार बना रहा। हमीर महाकाव्य तथा अन्य साक्ष्यों से ये पता लगता है कि बल्लन देव के बाद क्रमशः प्रहलाद तथा वीर नारायण रणथंबोर के चौहानों के राजा बने। दोनों का शासनकाल अल्प समय के लिए रहा और उसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। वीर नारायण के बाद बाघभट्ट चौहानों की गद्दी पर बैठा। वह एक वीर सैनिक, एक अच्छा सेनानायक और निपुण राजनीतिज्ञ था। संयोगवश दिल्ली सल्तनत इस समय राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था के दौर से गुजर रही थी। 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसकी पुत्री रजिया के अलावा उसके 3 पुत्र सल्तनत की जिम्मेदारी संभालने में सर्वथा अयोग्य निकले। तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश की अंतिम इच्छा की अवज्ञा करते हुए उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बिठा दिया। उसकी माँ शाह तुर्कान के अत्याचारों तथा रुकनुद्दीन की विलासिता से संपूर्ण सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर बाघभट्ट ने रणथंबोर के आसपास के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया और रणथंबोर के दुर्ग का घेरा डाल दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही रजिया दिल्ली की सल्तनत पर बैठी। उस समय के इतिहासकार मिनाज लिखते हैं कि रणथंबोर दुर्ग में तैनात तुर्क सेना की स्थिति काफ़ी संकटप्रद हो चुकी थी। जो ही रजिया को सही जानकारी मिली, उसने मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को रणथंबोर के विरुद्ध अभियान का आदेश दिया। उसके समय पर पहुंच जाने से दुर्ग रक्षक तुर्क सेना सर्वनाश से बच गई। बाघभट्ट ने दुर्ग का घेरा उठा लिया
परंतु दुर्ग के चारों तरफ अपने सैनिक दस्तों को नियुक्त करके तुर्कों को इतना अधिक परेशान किया कि तुर्कों के लिए अब अधिक समय तक टिके रहना संभव नहीं था। ऐसी कंडीशन में रजिया ने रणथंबोर को अपने अधिकार में बनाए रखने का विचार त्याग दिया और रणथंबोर में नियुक्त तुर्की सेना को वापस बुला लिया। तुर्क सेना ने वापस लौटने से पूर्व दुर्ग की चार दीवारी को नष्ट कर दिया। तुर्की सेना के रणथंबोर से हटते ही बाघ भट्ट ने दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगा। सुल्तान रजिया के शासनकाल के अंतिम 2 वर्ष अपने विद्रोही अमीरों के विद्रोह को दबाने में व्यतीत हुए और अंत में सिंहासन से हाथ धोना पड़ा। 12 अप्रैल 1240 को उसके भाई बहराम शाह को सिंहासन पर बिठा दिया गया, जिसने 1242 तक शासन किया। उसका अधिकांश समय भी विद्रोही अमीरों तथा मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में व्यतीत हुआ, इसलिए वह भी राजपूतों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाया और अंत में मौत के घाट उतार दिया गया और रुकनुद्दीन के लड़के अलाउद्दीन मसूल को सुल्तान बनाया गया। नए सुल्तान ने लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। 1246 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। नए सुल्तान ने लगभग 20 साल तक शासन किया। उसके शासनकाल के अधिकांश समय तक शासन की संपूर्ण सत्ता उलूग खां, जो आगे चलकर बलवन के नाम से विख्यात हुआ, के हाथों में रही। नसीरुद्दीन महमूद के तीसरे वर्ष 1247 से 48 मेवात और रणथंबोर के विरुद्ध एक सैनिक अभियान किया गया। इस अभियान का नेतृत्व बलवन ने किया। इस समय रणथंबोर पर बहार देव शासन कर रहा था। इतिहासकारों के अनुसार बाघ भट्ट ही बहार देव था। बाघ भट्ट ने सफलतापूर्वक तुर्क सेना का प्रतिरोध किया। इस संघर्ष में राजपूतों ने तुर्कों के एक प्रसिद्ध सेनानायक मलिक बहाउद्दीन को मार डाला। ऐसा प्रतीत होता है कि बलवन के नेतृत्व में किया गया ये अभियान केवल आतंक पैदा करने की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि तुर्क सेना आसपास के स्थानों पर लूटमार करते हुए वापस लौट गई। 1253 ईस्वी में बलवन को नायब के पद से हटा दिया गया और उसे पहले हांसी और फिर नागौर का इक्तेदार नियुक्त किया गया। नागौर के इक्तेदार के पद पर कार्य करते हुए 1253 ईस्वी में बलवन ने रणथंबोर पर पुनः आक्रमण किया। मिन्हाज के अनुसार इस बार चौहान नरेश ने अपने पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के साथ तुर्क सेना का कड़ा प्रतिरोध किया। परिणाम स्वरूप बलवन को लूट में प्राप्त थोड़े से घोड़े और युद्धबंदियों से संतुष्ट होकर वापस लौटना पड़ा। 1258-59 ईस्वी में बलवन ने तीसरी बार रणथंबोर के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया। इस बार उसने अपने एक विश्वस्त सेनानायक मलिक उल नवाब ऐबक को भेजा, परंतु उसे भी असफल होकर वापस लौटना पड़ा। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासन में किए गए तमाम सैनिक अभियान असफल रहे। यही कारण है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने सैनिक अभियानों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया। उत्तर पश्चिम में मंगोलों की उपस्थिति के कारण इस समय दिल्ली सल्तनत काफ़ी नाजुक स्थिति में थी, इसलिए वह राजपूतों के विरुद्ध व्यापक संघर्ष छेड़ने में असमर्थ थी। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद 1266 ईस्वी में बलवन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अपने 20 वर्ष के शासनकाल में उसका मुख्य ध्यान आंतरिक अव्यवस्था और उपद्रवों के दमन, मंगोलों को सल्तनत की सीमाओं से दूर रखने तथा दोआब एवं अन्य स्थानों के हिंदू विद्रोहियों के दमन तक सीमित रहा। इसके अलावा उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में प्रबल इच्छा होते हुए भी वह राजपूतों के विरुद्ध कोई सैनिक अभियान न कर पाया, परंतु उसने पूर्वी राजस्थान के मेवातियों का अवश्य दमन किया। अब बाघ भट्ट के बाद जयसिंह रणथंबोर का शासक बना। उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं प्राप्त होती, किंतु उसने राजस्थान में चौहान शक्ति को पुनः प्रभावशाली बनाने का पूरा
प्रयास किया। उसने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटे पुत्र हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अतः जयसिम्हा के बाद हमीरदेव रणथंबोर का शासक बना और इसके साथ ही रणथंबोर का इतिहास एक नया अध्याय इसके साथ ही रणथंबोर के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। वह रणथंबोर के चौहान शासकों में अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उसके शासनकाल की जानकारी अनेक ऐतिहासिक साधनों से प्राप्त होती है।